हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम पर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 से साइंस का लेसन 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फोए। इसका मतलब है जो हमारे छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं वो हमारे दोस्त भी हैं और उसी के साथ साथ हमारे दुश्मन भी हैं, और यू कैन से द एनिमी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा लेसन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फोए। उससे पहले हमें समझना होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। भाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बच्चों वो होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं। माइक्रो मतलब वेरी स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग बॉडीज। वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही स्मॉल होते हैं, जिनको नेक्ड आई से देखना पॉसिबल नहीं होता, उन्हीं को कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स वेरी स्मॉल organisms. Micro means we can see them with the help of microscope mostly, right? सो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं बेटा वो होते हैं, इसमें आपका दे रखा है जैसे रेनी सीजन में ब्रेड के ऊपर एक फंगी लग जाती है। ब्रेड आपका क्या होता है बेटा, खराब होना शुरू हो जाता है रेनी सीजन में। तो वो जो फंगी लगती है उसी को क्या बोला गया है, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होता है वो। उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको देखने के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करना होता है। किसका यूज़ करना होता है बच्चों? मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करना होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब होता है वो ग्लास जो उसकी इमेज को बड़ा करके दिखाए, जो किसी भी चीज़ की इमेज को बड़ा करके दिखाए। जो हमारे ब्रेड पे फंगी लगती है, जिसे हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं बच्चों, उसका कलर डार्क होता है, ग्रेइश सा होता है, ब्लैक कलर का छोटा सा पैच होता है, और वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और आपके पूरे ब्रेड को क्या कर देता है, स्पॉइल कर देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दे हैव द सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन क्लास 7 आप लोग पढ़ के भी आए हुए हो। अब उसके बाद बारी आती है भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। आप डेली लाइफ में कहाँ कहाँ ऑब्जर्व करते हो बेटा? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं ये बहुत छोटे होते हैं, ये आपको नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते। आपको क्या लगता है, आप जो पानी डेली लाइफ में पीते हैं क्या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री है? नहीं, उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट वो हमको दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमको माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी भी इसमें दी गई है, आप एक काम कर सकते हैं, एक वाटर की ड्रॉपलेट ले लीजिए, पॉन्ड्स के वाटर की। ठीक है, तो अब अगर अब उसको माइक्रोस्कोप पे स्लाइड के नीचे देखेंगे तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा? उसमें पॉन्ड के अंदर एल्गी होती है और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सारे के सारे आपको माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे। माइक्रोस्कोप क्या होता है बच्चों? माइक्रोस्कोप एक डिवाइस होती है जो किसी भी चीज़ की इमेज को बहुत ही मैग्नीफाई कर देती है और अच्छे से हमको क्लियरली वो इमेज दिखा देती है। तो समझ में आ गया? दो, microorganisms or microbes are so small in size they cannot be seen with the unaided eyes। unaided eyes का मतलब क्या होता है? अनएडेड का आइज का मतलब होता है जैसे हमारी ये नेक्ड आई है, इनसे दिखाई नहीं देता। अब हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप मतलब एक आई और ऐड कर देते हैं और वो क्या करती है, उसको मैग्नीफाई कर देती है, बड़ा कर देती है, तो हम इसको बोलते हैं अनएडेड आईज। ठीक है, तो अनएडेड आईज से हम इसको नहीं देख पाते, तो हम इसके अंदर एक आई और ऐड करते हैं, और वो आई का काम कौन करता है? मैग्नीफाइंग ग्लास हो सकता है हमारा, और हो सकता है हमारा माइक्रोस्कोप। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लियर हो गए? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आईज। वो ऑर्गेनिजम्स जो हमें नेक्ड आईज से दिखाई नहीं देते उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इनके लिए हमें माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करना पड़ता है। अब उसके बाद आता है टाइप ऑफ फंगी। अब सॉरी, टाइप ऑफ फंगी नहीं, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फंगी जो आपको ब्रेड पे दिखाई देती है, जैसा मैंने आपको बताया ब्रेड मोल्ड। उसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको क्लास में डिवाइड किया गया है। जैसे बैक्टीरिया, बहुत छोटा भी होता है, दिखाई नहीं देता, आगे एग्जाम्पल में बताऊंगी। फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, और एक सबसे इम्पोर्टेंट है इसके बाद, वायरस। वायरस वायरस जो होता है बच्चों बहुत ही छोटा होता है,
वायरस क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। इसकी एक खास बात होती है, ना तो इसको लिविंग में काउंट करते हैं हम, ना नॉन लिविंग में काउंट करते हैं। ना तो ये जिंदा है और ना ही ये नॉन लिविंग है, मरा हुआ है। इसको एक बॉर्डर लाइन पे रखा गया है। जैसे इंडिया पाकिस्तान है, अगर ये पाकिस्तान के अंदर एंटर कर गया तो पाकिस्तानी बन जाता है, इंडिया के अंदर रहता है तो इंडियन बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जो वायरस है वो बॉर्डर लाइन पे है। जैसे ये किसी की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो ये लिविंग हो जाता है, और बॉडी से बाहर रहता है तो नॉन लिविंग रहता है। तो इस तरीके से क्या करता है, ये बॉडी के अंदर रेप्लिकेट करता है। अब उसके बाद आती है बारी हमारे डिफरेंट टाइप के डिजीज़ की। तो भाई वायरस जो होते हैं बेटा, वो हमारे अंदर बहुत सारी टाइप की डिजीज़ भी करते हैं। जैसे कि हमारे कॉमन कोल्ड जिसको बोलते हैं। कॉमन कोल्ड कौन सा होता है, जुकाम जो हमें हमेशा हो जाता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा, फ्लू, फ्लू किसको बोलते हैं, फ्लू हमें नॉर्मली तौर पे देखने को मिलता है। फ्लू एक टाइप का बुखार होता है जो इधर से उधर फैलता रहता है, जिसको आप वायरल भी बोलते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द कफ जो हमारे गले को क्या कर लेता है बेटा, गले को एकदम से पकड़ लेता है, पूरे गले के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता है, उसको भी, वो डिजीज भी वायरस की वजह से होती है। उसको बोलते हैं कफ। कफ मतलब खांसी। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स are also caused by virus. Serious diseases like पोलियो, पोलियो तो बच्चों आप लोगों ने सुना ही है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें बचपन से ही एक वैक्सीनेशन दिया जाता है। वैक्सीनेशन का मतलब होता है डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर वन बाय वन वैक्सीन्स हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी जाती हैं ताकि हमें फ्यूचर में बीमारी ना हो। तो पोलियो की जो दवाई है हर 6 महीने में 5 साल के बच्चे तक को हर 6 महीने में पिलाई जाती है। क्यों पिलाई जाती है, ताकि उसको पोलियो ना हो, उसके बाद होने के चांसेस नहीं रहते। तो पोलियो जो है बेटा वो आपकी वाटर से फैलने वाली बीमारी है, ठीक है। तो पोलियो क्या है, वाटर से फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है आपकी चिकन पॉक्स है, जिसको आप लोग इन हिंदी यू कैन से द छोटी माता और बड़ी माता लाइक दैट। डिजीज लाइक डाइजेंट्री, अब आपकी बीमारी है जैसे डाइजेंट्री और मलेरिया, ये प्रोटोजोआ से फैलती हैं। किससे फैलती हैं बेटा, प्रोटोजोआ से। और वो ऊपर वाली बीमारी किससे फैल रही थी, वायरस से। तो प्रोटोजोआ वायरस क्या था हमारा, एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। वायरस क्या था, एक टाइप का फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। नेक्स्ट है सेकंड पे आता है हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है उससे टाइफाइड होता है और आपका टीबी भी होता है, ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं। टाइफाइड जो बीमारी है वो वाटर कॉजिंग डिजीज है, और टीबी जो है वो भी एयर और वाटर से फैलती है। क्लियर, प्रोटोजोआ क्लियर हो गया आप बच्चों को। अब बारी आती है बैक्टीरिया की। ये देखो बच्चों, बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है, ये बैक्टीरिया अलग अलग शेप का होता है। बैक्टीरिया कैसा होता है, अलग अलग शेप का। देखो बच्चों, जैसे कि अब हम सभी हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, तो अब जैसे नेपाल साइड के ले लो, छोटी छोटी हाइट के होते हैं। चाइना के जैसे ह्यूमन बीइंग हैं वो अलग टाइप के दिखते हैं, ठीक है। अब हम नॉर्थ इंडियन अलग दिखते हैं, अमेरिका के अलग हाइट के होते हैं, दिखते हैं। तो पर है तो हम सारे ह्यूमन बीइंग ना, बिल्कुल वैसे ही बैक्टीरिया भी क्या होता है, अलग अलग शेप का होता है, पर है बैक्टीरिया ही, ठीक है। तो दिस वन इज द शेप, इसको हम बोलते हैं स्पाइरल। कैसी शेप है ये, स्पाइरल टाइप की शेप है। स्पाइरल शेप कैसी होती है, हुक जैसी, ऐसी 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 हुक जैसी शेप, जो कहीं पर भी अटक जाते हैं। नेक्स्ट है आपका बेटा रोड शेप्ड बैक्टीरिया। रोड शेप्ड बैक्टीरिया, रोड दिखाई दे रही है, कोई भी आप घर पे आयरन रोड देखते हो या कुछ भी देखते हो लाइक दिस, सीधी सीधी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रोड शेप्ड बैक्टीरिया। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं हम एल्गी। एल्गी बेटा, एल्गी क्या होती है, 7th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। हाँ, बहुत छोटी होती है, पॉन्ड्स में भी पाई जाती है आपकी एल्गी। एल्गी जो होती है ये फोटोसिंथेसिस दिखाती है, प्लांट के अंदर काउंट होती है आपकी। और इसके अंदर जो हमारी फ्यू एल्गी हैं लाइक स्पाइरोगायरा है, ये भी क्या करती है बेटा, एल्गी जहाँ भी लग जाती है उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करती है। उसके बाद है क्लेमाइडोमोनास, ये भी एक टाइप की एल्गी ही होती है, राइट। तो आपसे पेपर में जनरली पूछा जाता है नेम द टू टाइप ऑफ एल्गी, तो यू कैन से द वन इज द क्लेमाइडोमोनास, सेकंड वन इज द स्पाइरोगायरा,
राइट। उसके बाद हम बात करते हैं, बैक्टीरिया कर चुके हैं। नाउ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ बेटा आपको इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मलेरिया होता है, बीमारी होती है, मलेरिया जो फैलता है वो आपके मच्छर से फैलता है। मच्छर के अंदर जो होता है, जो आपका प्रोटोजोआ होता है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम, उसी से ही फैलता है। बिल्कुल वैसे ही प्रोटोजोआ की तरह ही दो आपके प्रोटोजोआ इसमें एग्जाम्पल में दिखाए हैं, वन इज अमीबा, अदर इज द पैरामीशियम। ये सारे के सारे सिंगल सेल हैं। कैसे हैं बेटा? ये सिंगल सेल हैं, इनके अंदर एक ही टाइप की सेल पाई जाती है, अमीबा। अमीबा के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं क्या होता है। ये पानी में भी प्रेजेंट होता है, हर जगह होता है, बहुत ही छोटा होता है सारा, ये एक ही टाइप की सेल का बना हुआ होता है और एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। और पैरामीशियम, दीज आर द प्रोटोजोआ, दीज आर डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म, ये बीमारी फैलाते हैं, पानी में कहीं पर भी आपको ये मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द फंगी। किसकी बारी आ गई बेटा? नेक्स्ट वन इज द फंगी। फंगी तो आपने देखी ही है, जैसे अपने घरों में लगी होती है। कहाँ पर लगी होती है बेटा? देखो ये एक एग्जांपल है, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड के ऊपर लगी होती है, ग्रेइश कलर की होती है, ठीक है। एक छोटा सा पैच दिखाई देगा, एक छोटा सा ब्लैक या डार्क कलर का दाना सा दिखाई देगा। अब आप उस ब्रेड को ऐसे ही छोड़ दीजिए, 3-4 दिन बाद देखोगे कि वो ब्रेड तो कम्प्लीटली खराब हो गया है। कैसे हो गया? वो तो एक कोने में लगा था बेटा। ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है ये बॉब लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या करता है, ये ब्रेड से ऐसे नीचे ब्रेड से न्यूट्रिशन लेता है और ये ऐसे यहाँ पे ग्रो करता है, और जैसे ये कंप्लीट हो जाता है तो ये फट जाता है, और फटने के बाद ब्रेड के ऊपर ऐसे छोटे 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 दाने गिरा देता है। अब वो दाने जब गिर जाते हैं तो वो दाने क्या करते हैं बेटा, चारों तरफ ब्रेड पे फैल जाते हैं और फिर वो भी न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देते हैं। तो एक इस बॉब के अंदर आपके हजारों टाइप के स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, स्पोर्स। वो ब्रेड के ऊपर गिर जाते हैं। अब वो हजारों स्पोर्स हजार जगह गिरेंगे तो वो आपके पूरे ब्रेड को क्या कर देंगे, स्पॉइल कर देंगे, राइट। उसी की तरह है आपकी एक फंगी पेंसिलियम। पेंसिलियम जो है बेटा, इससे आपकी मेडिसिन बनाई गई थी। पेंसिलियम क्या है? एक मेडिसिन बनाई थी, ठीक है। तो ये हमारे बहुत ही काम आती है, इससे हमारी एंटीबायोटिक तैयार की गई थी। नेक्स्ट इज द एस्पैरगिलस। ये कहाँ देखने को मिलती है? एस्पायरेगस, जैसे एस्पायरेगस होता है, आपने कभी मशरूम खाया है? मशरूम, हाँ जी, जो मशरूम होता है उसी को बोला जाता है एस्पैरगस। ये आपकी डार्क शेडी एरियाज में पाया जाता है। ये एक टाइप की फंगी ही होती है। जो आप खाते हैं मशरूम वो एक टाइप की फंगी होती है, बट ऐसा नहीं है कि हर टाइप के जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नुकसान पहुंचाते हैं, वो फ्रेंड भी होते हैं और वो नुकसान भी पहुंचाते हैं। अभी ये फंगी जो है ये हमें न्यूट्रिएंट्स देती है, तो ये हमारी क्या है बच्चों, फ्रेंड है, राइट। अब हम पढ़ेंगे वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये वायरस का। दिस वन इज अबाउट द डायग्राम ऑफ वायरस। वायरस का डायग्राम बड़ा ही कॉम्प्लेक्स रहता है। वायरस का डायग्राम क्या बेटा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, राइट। अब बारी आती है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कैसे हैं? अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंगल सेल भी होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ। उसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बच्चों, मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। जो सिंगल सेल है और मल्टी सेल्यूलर है, ये आपको हायर क्लासेस में समझने को मिलेगा, 9th क्लास में आता है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कहाँ रह सकते हैं भाई, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कहीं पर भी रह सकते हैं, दे कैन सर्वाइव एनीवेयर, ठीक है, किसी भी एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। अभी हमारे कोरोना को ही देख लो, जो कोरोना नाम का वायरस है वो गर्मी का ना सर्दी का, उसके ऊपर किसी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, वो कहीं पर भी सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। वो आइस में भी रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं, डेजर्ट में भी रह सकते हैं, नमी में भी रह सकते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन फाउंड एनीवेयर, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन फाउंड एनीवेयर, दे कैन ग्रो, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो ऑन अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली।
कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे के साथ पाए जाते हैं, कुछ बिल्कुल अकेले घूमना पसंद करते हैं। ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। भाई अकेले में कौन सा पाया जाता है? बेटा अकेले में पाया जाता है अमीबा। अमीबा जो है वो अकेला रहना पसंद करता है। ए मतलब अकेला, ठीक है, अमीबा ए मतलब अकेला। उसके बाद है फंगी, फंगी एंड बैक्टीरिया। जो फंगी होता है और बैक्टीरिया होता है वो हमेशा एक साथ पाया जाता है, कॉलोनीज में पाया जाता है। ठीक है, मेरा मतलब ये नहीं है कि फंगी और बैक्टीरिया एक साथ मिलेंगे, मतलब जो फंगी है वो अकेला नहीं रहता, वो एक पूरे सर्कल में रहता है, एक पूरे ग्रुप में रहता है, और बैक्टीरिया भी एक ग्रुप में ही वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि आपने ब्रेड के ऊपर देखी, वो थोड़ी थोड़ी सी पूरी ग्रुप में रह के उसने वर्क शुरू किया था। नेक्स्ट है बेटा हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, हम और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिशियल, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत अच्छे हैं और कुछ हमारे लिए बहुत बुरे हैं, क्योंकि कुछ बीमारी फैलाते हैं, तो इसीलिए इनको बोला जाता है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम पढ़ेंगे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए दही बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं, और हमको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। सिंसेजीज, सिंसेजीज का मतलब है बहुत लंबे टाइम से, बहुत पुराने टाइम से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अल्कोहल बनाई जाती है। अल्कोहल तो आप लोगों को पता ही है क्या है, ठीक है, तो अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, अल्कोहल मतलब शराब। दे आर ऑल्सो यूज, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या क्या बन गया बेटा, कर्ड बन गया, केक बन गया, ब्रेड बन गया, ठीक है, सेकंड अल्कोहल बन गया, ठीक है, थर्ड थर्ड क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को साफ करने का काम करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए जैसे ही हम सब्जियां खाते हैं तो उनके छिलके उतार के क्या करते हैं, कहीं पर भी फेंक देते हैं। जो एनिमल वेस्ट होता है लाइक स्टूल हो गया, तो उनके ऊपर भी ये क्या करते हैं, वर्क करना शुरू कर देते हैं। जैसे गाय भैंस का गोबर है तो उसके ऊपर भी ये वर्क करते हैं और उसको तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और उसको ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, उसको ऐसे बदल देते हैं उसके ऊपर एक्शन करके कि वो हमारे लिए फायदेमंद भी हो जाता है। अब जैसे भैंस का गोबर है, उसके ऊपर छोटे छोटे बैक्टीरिया काम करेंगे और उसको क्या बना देंगे बेटा, मैन्योर बना देंगे। क्या बना देंगे, मैन्योर मतलब खाद बना देंगे। अब वो खाद प्लांट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, तो वो क्या करें, एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं। जैसे कोई एनिमल मर जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, मरने के बाद वहां पर पड़ा रह जाता है तो उसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो वर्क करना शुरू करते हैं और उसको बिल्कुल साफ कर देते हैं। और क्या करते हैं, अर्थ के अंदर घुस जाते हैं, और सॉइल के अंदर घुसते ही क्या होगा, वो सारे न्यूट्रिएंट सॉइल में चले जाएंगे। समझ में आ गया। तो बैक्टीरिया बहुत सारी चीज़ों के काम आता है, ये तो हो गए थे यूज। अब है पांचवा फायदा इंपॉर्टेंट, मेडिसिन बनाने के काम भी आता है। मेडिसिन बनाने के क्या हो गया बेटा, काम आ गया। उसके अलावा इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी के काम आता है। सॉइल फर्टिलिटी का क्या मतलब है, सॉइल फर्टिलिटी का मतलब है बच्चों धरती की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाना। कैसे, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम, क्या नाम होता है बेटा, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि दालें होती हैं, जो हमारे लेज्यूमिनस प्लांट जिनको बोलते हैं दालों के, जब पौधों को खेत में उगाया जाता है तो उनकी जड़ों में एक गांठ सी होती है, वहां पे ये राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में जो एयर में नाइट्रोजन है उसको पकड़ता है और फिक्स करके सॉइल में डाल देता है, और फिर उसको बदलता है नाइट्रेट्स में और अमोनिया में, और फिर उसको आपके प्लांट्स ले लेते हैं। और जैसा कि हमको पता ही है कि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है, ये तो उसके लिए न्यूट्रिएंट के तौर पे काम करता है। क्लियर है, तो हम उसके बाद, तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड, राइट।
अभी है मेकिंग कर्ड एंड वेयर इज द लेसन, यस, मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो कर्ड एंड ब्रेड है, 1 सेकेंड, वर्किंग, वेट 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 बच्चों, वेट। बच्चों अब हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। जो कर्ड होता है उसके अंदर भी सेवरल टाइप के एंजाइम्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे मिल्क को कर्ड में बदल देता है, दैट वन इज नोन एज द लैक्टोबेसिलस, जो प्रमोट करता है आपके कर्ड को बनने में। इट मल्टीप्लाइज इन द मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द कर्ड, और वो कर्ड में बदल देता है। बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। ये हमारे लिए चीज़ बनाते हैं, पिकल्स बनाते हैं और बहुत सारे अदर आइटम्स भी बनाते हैं, राइट। अब उसके बाद बारी आती है बच्चों, 1 सेकेंड, हाउ इट विल गो डाउन। अब हमें इसके लिए एक एक्टिविटी करनी होगी। जैसे आपको क्या करना है, आधा किलो आपको मैदा या आटा लेना है, उसमें हमें क्या करना है बच्चों, शुगर ऐड करना है। हमें क्या ऐड करना है, शुगर ऐड करना है। और उसके अंदर आप ईस्ट पाउडर यूज़ करेंगे। ईस्ट क्या होता है, ईस्ट को खमीर बोला जाता है। ईस्ट पाउडर को ऐड करने के बाद क्या होगा, कुछ देर के लिए आप उसे रखेंगे तो वो जो आटा है आपका वो फ्लपी टाइप में हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, जैसा कि नीचे वाले डिश में आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए कैसा हो गया है, ठीक है। तो इसको ही क्या बोला जाता है, आपका ईस्ट फॉर्मेशन से रेज्ड मैदा। और ये हमारा जो बेकिंग इंडस्ट्री है वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ईस्ट जो है, ईस्ट प्रोड्यूसेस रैपिडली, इसके अंदर जो है हमारी CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है बच्चों, CO2 होती है। ईस्ट का प्रयोग हमारे केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए और पेस्ट्री बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो आपको बहुत अच्छा लगता है। कमर्शियल यूज़, अब है बेटा कमर्शियल यूज़। कमर्शियल यूज़ यानी कि एक बड़े स्केल पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करना, जिससे कि पैसा कमाया जा सके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो यूज़ होता है बेटा, वो अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन और एसिटिक एसिड यानी कि सिरका बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सिरका घरों में आमतौर पे यूज़ किया जाता है अचार को प्रिजर्व करने के लिए। जो ईस्ट है उससे अल्कोहल बनती है। अब कैसे बनती है बच्चों वो देखेंगे हम। हमें क्या करना है, टेक 5 ml ऑफ बीकर, 500 ml ऑफ बीकर, एक 500 ml बीकर लेना है। उसके अंदर 3/4 3/4 पार्ट वाटर ऐड कर देना है। फिर उसके अंदर वाटर ऐड करने के बाद आप शुगर ऐड करेंगे उसके अंदर, और शुगर ऐड करने के बाद थोड़ा सा ईस्ट पाउडर डाल देंगे। अब हम उसमें एक स्मेल आएगी, हमें बड़ी गंदी सी स्मेल आती है। वो स्मेल होती है बच्चों आपकी अल्कोहल की। किसकी, अल्कोहल की। तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोसेस जो शुगर को किस में बदल रही है, अल्कोहल में बदल रही है, उसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, फर्मेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। जो फर्मेंटेशन है ये पेपर में पूछा जाता है। फर्मेंटेशन की खोज लुईस पास्चर ने की थी। लुईस पास्चर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। और ये जो अल्कोहल बनता है ये किसकी प्रेजेंस में बनता है, ईस्ट के। ईस्ट क्या होता है, खमीर, ठीक है। ईस्ट इज ए स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है मेडिसिनल यूज़ ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का मेडिसिनल यूज़, भाई अल्कोहल से बच्चों बनती हैं एंटीबायोटिक। क्या बनाई जाती हैं, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती हैं, एंटीबायोटिक वो मेडिसिन्स होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दी जाती हैं, जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको मारने का काम करती है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म। वो मेडिसिन जो हमारी बॉडी के अंदर जाके बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देती हैं, उसी को एंटीबायोटिक कहते हैं। और ये जो एंटीबायोटिक होती हैं ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही तैयार की जाती हैं।
अब जो कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड इराइथ्रोमाइसिन। अब जो सबसे पहले मेडिसिन की खोज की थी वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी बेटा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी पेंसिलिन से। किससे बनाई थी? पेंसिलिन। पेंसिलिन के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। पेंसिलिन आपकी क्या है? एक टाइप की माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट है बेटा कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स। जो आमतौर पे एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं वो उसके अंदर क्या होता है बेटा? आपकी फंगी होती है और बैक्टीरिया होती है। एंटीबायोटिक्स जो आमतौर पे बनाई जाती हैं वो फंगी और बैक्टीरिया की ही बनाई जाती हैं। एंटीबायोटिक्स जो हैं आपकी वो स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप सभी तरह की बीमारी के लिए एक टाइप की एंटीबायोटिक ले लें। अब जैसे हमें बीमारी हो जाती है, एक सपोज टीबी हो गई है, ठीक है, और टाइफाइड हो गया है, तो क्या दोनों के लिए आप एक टाइप की मेडिसिन ले लेंगे? नहीं, इनके लिए अलग अलग टाइप की एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं और वो स्पेसिफिक टाइप की ऑर्गेनिज्म को मारने का ही काम करती हैं, राइट। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स को हम बहुत सारी चीज़ों में मिक्स करते हैं। जैसे लाइव स्टॉक होते हैं हमारे एनिमल, जहाँ पर कैटल्स होते हैं, कैटल्स मतलब गाय भैंस बकरी वटेवर, एंड पोल्ट्री। पोल्ट्री होता है बच्चों जहाँ पर आपका बड़ा बोलते हैं जिसको, जिसमें मुर्गे पालन किया जाता है। उनमें बेचारों के हाथ पैरों में इन्फेक्शन हो जाता है। हाथ पैर उनके भी होते हैं बच्चों, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो उनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए उनके खाने में या उनके हाथ पैरों पे ये डाल दिए जाते हैं जिससे कि वो बच सकें, उनमें बीमारी ना हो सके। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बेटा वो ये है कि जो एंटीबायोटिक होता है उसका हमें बहुत सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए। विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए ख़तरनाक हो जाती है। वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही यूज़ करना चाहिए। उसकी डोज क्या होनी चाहिए बच्चों? लिमिटेड होनी चाहिए। अगर हम ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो क्या होएगा? ज़्यादा या कभी कभी ऐसे ही अपनी मर्जी से ऐसे ही मेडिसिन खा ली, हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो वो हमारी बॉडी के अंदर जो काम वाले बैक्टीरिया हैं, जो हमारे बहुत यूज़फुल बैक्टीरिया हैं, उनको मारने का काम कर देगी। उससे भी हमें क्या होगा? नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट है बेटा वैक्सीन्स। व्हेन ए डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स एंटर इनटू द बॉडी। जैसे ही कोई बीमारी फैलाने वाला, कोई भी बीमारी फैलाने वाला माइक्रोब, माइक्रोब मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी छोटा, माइक्रोब्स को ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। वो छोटा सा ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर बीमारी फैलाने के लिए एंटर करता है, तब क्या होता है? तब बेटा हमारी बॉडी भी उसके लिए तैयार रहती है। हमारी बॉडी भी अपने अंदर एंटीबॉडीज़ उस बॉडी के खिलाफ, जो बाहर से बॉडी आ रही है उस बॉडी के खिलाफ वर्क करने के लिए अपनी बॉडी के अंदर और ऑर्गेनिजम्स को एक्टिव कर देती है और उससे हमको बचाती है बीमारी से। तो इसको बोलते हैं एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ आर द बॉडीज़ प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडीज़ टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द आउटर साइड माइक्रोब्स व्हेन दे एंटर इन आवर बॉडी, राइट। दे आर। अब उसके बाद आता है बेटा द बॉडी किल्स एंड फाइट्स दैम एंड प्रोड्यूस द सुटेबल एंटीबॉडीज। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएंगी? सुटेबल हो जाएंगी। सो इफ dead or weakened microbes are introduced in a healthy bodies, the body fight and kills them and produce suitable antibodies। जैसे ही कोई डेड या वीक टाइप का माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करता है, बेटा हमारी बॉडी में हर टाइम जर्म एंटर करते रहते हैं। लाइक हम खाना भी खाते हैं तब भी हमारे खाने पे चारों तरफ जर्म्स हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी खाने से स्टिक करते हैं, वो भी मुंह के अंदर जाते हैं, बट सलाइवा उनको मार देता है। सलाइवा के अंदर एंजाइम होते हैं, फिर भी थोड़े बहुत हमारे अंदर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, स्टमक तक। तो वो जो होते हैं वो इतने हार्मफुल नहीं होते और उनको हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली एंटीबॉडीज बनती रहती हैं और वो उनको ख़त्म करती रहती हैं। क्लियर है? द एंटीबॉडीज रिमेन्स इन द बॉडी। कहाँ होती है एंटीबॉडीज? हमारी बॉडी के अंदर ही होती हैं। एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज। जो एंटीबॉडीज होती हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ही होती हैं और वो हमको बीमारी से बचाती हैं। क्लियर? तो दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क्स। अब जैसे ही बाहर से कोई हमारे अंदर माइक्रोब एंटर कर गया तो उससे बचाने के लिए अगर हमारी एंटीबॉडीज अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही तो हम लोग क्या करते हैं? वैक्सीन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं बेटा? वैक्सीन का यूज़ करते हैं। कुछ बहुत सारी बीमारियां होती हैं जैसे कि
कॉलेरा है, टीबी है, स्मॉल पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स हो गया, टीबी आपको पता ही है क्या होता है, कॉलेरा भी पानी से फैलता है। आपका हेपेटाइटिस जो है उसको जॉन्डिस बोला जाता है, वो भी फैलता है वाटर से। तो इन सबको कैसे दूर किया जाता है? वैक्सीनेशन से। और इसके अलावा जैसे पोलियो है उसके लिए भी वैक्सीनेशन होती है। वैक्सीनेशन क्या होती है? एक सीरीज होती है वैक्सीन की जो कुछ टाइम टू टाइम दी जाती है, जिससे क्या होता है आपका क्या किया जाता है बच्चों? बीमारी से प्रोटेक्शन किया जाता है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस जो हमने सुना है कई बार स्कूलों में भी आते हैं बच्चों को टीके लगाने के लिए, जिससे बच्चे छिपते हैं। तो स्कूलों में भी हेपेटाइटिस के लिए क्या लगाया जाता है बेटा? टीके लगाए जाते हैं। तो वो वैक्सीनेशन ही है कि आपको फ्यूचर में बीमारी ना हो। इससे जो वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स की, किसकी है? स्मॉल पॉक्स की, चेचक बोलते हैं इसको। तो उससे क्या होता है आपका? एडवर्ड जेनर ने उसको डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था बच्चों उसको? एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था। अब उसके बाद जो बच्चों आता है पोलियो। वैक्सीनेशन का हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे वैक्सीनेशन रिगार्डिंग द पोलियो, अंडर द पोलियो, और इसको हम बोलते हैं पल्स पोलियो प्रोग्राम। वैक्सीनेशन का एक प्रोग्राम चलता है जिसको बोलते हैं पल्स पोलियो प्रोग्राम। ये बहुत बड़े लेवल पे चलता है, पूरे इंडिया लेवल पे चलता है। इसमें बच्चों को वैक्सीन दी जाती हैं, 2 ड्रॉप दी जाती हैं, मुंह में डाली जाती हैं, जिसको बच्चे क्या करते हैं? छोटे बच्चों को डालते हैं, हर छठे महीने में उनके मुंह में डाल दी जाती है, जो उनको प्रोटेक्ट करती है पोलियो से। ये क्या है? वैक्सीन ही तो है। एडवांस में डाल दिए जाते हैं उनके मुंह में, ताकि बॉडी के अंदर क्या बनी रहे? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएं और वो बाहर से बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म को मार दें। वैक्सीन्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, इनसे जागरूकता बढ़ती है और बहुत सारी बीमारियों के लिए दी जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको हेपेटाइटिस के बारे में बताया है, जॉन्डिस की भी स्कूलों में बच्चों को टीके लगाए जाते हैं। अच्छा, पेट में भी कई बार क्या बोलते हैं? कीड़े हो गए हैं, राइट। तो स्कूलों में भी बच्चों को हर छठे महीने क्या किया जाता है? हर 6th मंथ पे उनको मेडिसिन दी जाती हैं, छोटी छोटी टैबलेट दी जाती हैं च्यू करने के लिए, कि भाई आप चबा लीजिए, कुछ मत खाइए, जिससे कि पेट की बीमारियां उनको ना हो। हर स्कूल में गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं ये, ठीक है। और स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के भी लिए भी बड़े बड़े कैंपेजन होते हैं। तो वो भी हमारे लिए क्या करते हैं? वैक्सीनेशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो दीज डेज वैक्सीन्स आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम वेरियस डिजीज। आज के टाइम पे बहुत सारी वैक्सीन प्रिपेयर की जाती हैं ताकि एक बड़े लेवल पे एनिमल्स और ह्यूमन को बचाया जा सके। इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों? सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। जैसे आपके एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, वो ये क्या करते हैं बच्चों? एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम सुना होगा आपने 7th क्लास में, जिसका नाम होता है राइजो, कहाँ गया? यस, राइजोबियम। राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है बच्चों। वो बैक्टीरिया क्या करता है? लेज्यूमिनस प्लांट की जड़ों में होता है। वो एटमॉस्फेयर में जो आपकी एयर है उसके अंदर नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर लेता है, ठीक है। लेज्यूमिनस मतलब दालों वाले प्लांट, खेतों में उगाए जाते हैं दूसरी फसल के साथ। तो उसको पकड़ लेता है, जड़ों में बाइंड कर देता है और फिर उसको नाइट्रेट्स में और अमोनिया में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कौन करता है कन्वर्ट? राइजोबियम बैक्टीरिया, राइट। और जिससे वो प्लांट के लिए बेनिफिशियल होता है। तो बढ़ा दी सॉइल की फर्टिलिटी, क्योंकि नाइट्रोजन एक टाइप का न्यूट्रिएंट है जो आपके सॉइल को और आपके प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है। उसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, उसका भी यही वर्क होता है, वो भी नाइट्रोजन को क्या करती है? फिक्स करती है सॉइल के अंदर। दीज माइक्रोब्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। बायोलॉजिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लिविंग है, क्योंकि ये लिविंग है और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये देखिए, द नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके बाद बच्चों बारी आती है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट क्या होता है? बहुत सारे ऐसे होते हैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे
डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, वेजिटेबल्स की पील्स होती हैं, फ्रूट्स की होती हैं, उनको इधर उधर गिरा देते हैं तो उनके ऊपर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म लगते हैं, वो उनको ख़त्म कर देते हैं। और क्या करते हैं बच्चों, वो उनको ख़त्म करने के बाद गला सड़ा देते हैं। और अर्थ जैसे हम सोइल के ऊपर उनको डाल देते हैं तो सोइल के अंदर उन न्यूट्रिएंट्स को मिक्स कर देते हैं। और ये हमारे सिर्फ वेजिटेबल्स के ऊपर ही नहीं होता, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट्स और घर के आसपास जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं और जो डंग होता है उनके ऊपर वर्क करता है। जैसे आपके घर के आसपास कोई भी एनिमल मर जाता है तो उसके ऊपर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म वर्क करना शुरू करती हैं। जब उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, आपको स्मेल आती है, वो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होती है, तो स्मेल आ जाती है और वो उसके ऊपर वर्क करते हैं और उसको धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने स्मॉल होते हैं कि वो अर्थ के अंदर सॉइल में उन न्यूट्रिएंट्स को डिपॉजिट करते रहते हैं। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट को भी क्लीन कर देते हैं और उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में डिपॉजिट कर देते हैं। और जो मैन्योर होता है, जैसे कि डंग होता है किसी भी एनिमल का, तो उसके ऊपर छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हैं, बहुत सारे वर्क करते हैं और उसको किस में बदल देते हैं, खाद में बदल देते हैं, मैन्योर में, और उसके अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं और आपके एनवायरनमेंट को क्या कर देते हैं बच्चों, क्लीन कर देते हैं। तो इस तरीके से इफ the plant waste has been converted into the manure by the action of microbe, आपको मैंने बता ही दिया। प्लांट वेस्ट हो गया है, जैसे प्लांट वेस्ट क्या होता है, प्लांट टूट जाता है तो उसके लीव्स हो गए हैं, उसके अदर पार्ट्स हो गए हैं, उनको एनिमल्स वर्क करते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म वर्क करते हैं और उसको किस में चेंज कर देते हैं, मैन्योर में, खाद में। पेड़ पौधों के और डंग के गलने सड़ने से ही खाद बनती है। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस वुड कुड बी यूज फॉर द प्लांट्स अगेन। अब वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर ही तो जाते हैं और वो सॉइल के अंदर जाएंगे तो आपके प्लांट्स के लिए दोबारा फिर यूजफुल हो जाएंगे बच्चों। अब उसके बाद आता है आपका जो पॉलीथीन बैग्स के होते हैं, एम्प्टी ग्लासेस होती हैं, बोटल्स होती हैं, क्या ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी हैं? नहीं भाई। जो प्लास्टिक की चीज़ें हो गई हैं, ग्लास हो गया है, एम्प्टी बोटल्स होते हैं, तो इन सबको आप इधर उधर न फेंकें, क्योंकि इनके ऊपर जो माइक्रोब्स होते हैं वो काम नहीं करते हैं, वो इनको खाद में नहीं बदलते हैं। और जहाँ पर ये आपके पॉलीथीन बैग्स होते हैं, प्लास्टिक बैग्स होते हैं, ग्लास बोटल्स होती हैं, वहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके आसपास के एरिया को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो एरिया क्या हो जाता है बच्चों, डेड हो जाता है। उनको पता है यहाँ पर खाना नहीं मिलेगा, तो इस तरीके से वहाँ की सोइल क्या हो जाती है बच्चों, अनफर्टाइल हो जाती है। तो ये थे आपके You often see large amount of dead matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स होते हैं उन्हीं उनसे क्या बन जाती है, आपकी मैन्योर बन जाती है और वो थोड़े टाइम के बाद डिसअपियर हो जाते हैं, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, और वो प्लांट्स यूज़ करते हैं। बच्चों ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो एनिमल्स गल सड़ जाते हैं, जो एनिमल्स डेड हो जाते हैं या जो प्लांट डेड हो जाते हैं, उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करते हैं और धीरे धीरे उसके ऊपर वर्क करके उसको ख़त्म कर देते हैं, ख़त्म करके सॉइल में डिपॉजिट कर देते हैं। अब सॉइल में डिपॉजिट करेंगे तो फिर से प्लांट के लिए, दूसरे प्लांट्स के लिए वो यूज़फुल हो जाएंगे और अदर एनिमल्स के लिए भी। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस। तो ये हार्मफुल और स्मेल, गंदी स्मेल आने वाले एनवायरनमेंट से हमारे सब्सटेंस को क्लीन कर देते हैं और एनवायरनमेंट को क्या करते हैं बच्चों, क्लीन अप कर देते हैं। इस तरीके से ये था अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज ए फ्रेंड एंड फोए। बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया है, क्लास 8th अब हमारी हरियाणा बोर्ड की हरियाणा HBSC में बोर्ड की क्लास कर दी गई है। तो भाई जो बच्चे हरियाणा बोर्ड से बिलोंग करते हैं वो प्लीज़ और प्लीज़ इस लेसन को अच्छे से समझ लें, क्योंकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में, और CBSE बोर्ड के बच्चे भी इसको अच्छे से समझ लें। होप सो आपको मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आई है। तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरी बाकी वीडियो भी आपको मिलती रहे। मैं आपको लेसन बाय लेसन कंप्लीट नॉलेज दूंगी, जिससे कि आपकी जो नॉलेज है वो एनरिच हो सके और आप चीज़ों को समझ सकें, और बोर्ड के एग्ज़ाम हो या किसी भी स्कूल के एग्ज़ाम हो, आप उसमें 100% परफॉर्म कर सकें।
थैंक यू। अगली वीडियो में लेके आऊँगी आपके लिए फिर नेक्स्ट पार्ट 2।